अब अंबिका का स्वास्थ्य कैसा है? वैसे ही ज्वर आता है अभी। निरंतर 2 वर्ष से एक सा ज्वर। वस्तुतः अंबिका बहुत चिंता करती है। औषध भी तो ठीक से नहीं खाती। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। दुबली हो गई हो। कई दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। कई बार सोचता हूं स्वयं उज्जैनी जाकर उनसे मिल आऊं। क्यों? कई कई बातें करना चाहता हूं। कई बार मुझे लगता है मेरा भी कुछ अपराध है। किस बात में? बात तुम समझती हो मल्लिका। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस प्रकार वहीं के हो जाएंगे। और मुझे तो प्रसन्नता है कि वो वहां जाकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की है। वहां उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पूर्व जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। बता रहे थे कि उनके एक और बृहद काव्य की बहुत चर्चा है, लेकिन उसकी प्रति उन्हें मिल नहीं पाई। यूं तो सुना है उन्होंने कई नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी क्या? मुझे दुख होता है। इन सब के अतिरिक्त उन्हीं व्यवसायियों के मुख से और भी तो बातें सुनी है। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद अनायास जुड़ने लगते हैं। मैं अपवाद की बात नहीं करता हूं मल्लिका, किंतु यह भी तो सुना है कि गुप्त वंश की राजदुहिता से उनका परिणय हो गया है। तो इसमें दोष क्या है? एक दृष्टि से देखें तो दोष नहीं भी है, किंतु यहां रहते हुए उनका यह आग्रह था कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके इस आग्रह की रक्षा के लिए तुमने। उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण प्राणियों में से हूं। वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजदुहिता बहुत विदुषी है। हाँ, सुना है। बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा ना, एक दृष्टि से देखें तो दोष नहीं भी है, परंतु दूसरी दृष्टि से देखता हूं तो बहुत ग्लानि होती है। इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके नियोजन से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। यही तो सोचता हूं कि मेरे नियोजन से तुम ऐसा न करती तो संभवतः आज तुम्हारा जीवन ये न होता। मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ है, मैं काम करती हूँ। बाहर से इतना ही अंतर है। केवल इतना ही अंतर है। माँ को औषध दे दूं? अभी आती हूँ।
ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूं? हाँ। लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। कौन लोग? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। वैसी दो आकृतियां मैंने अभी देखी हैं, जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। वैसी आकृतियां? जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती हैं? कहती हैं कि जब भी लोग आते हैं कोई अनिष्ट होता है, किंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्या हुआ? और जो हुआ वो तो अच्छा ही था। वायु में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। ये कैसे? किंतु कैसे? परंतु हाँ? हाँ? नहीं, किंतु नहीं कैसे? सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे आर्य निक्षेप? मैंने एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। तो क्या हुआ? आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? परंतु वह बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। परिचित आकृति? मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। कालिदास? ये कैसे संभव है? किंतु मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में कोई और उन्हें न पहचान पाए। निक्षेप की आंखें भ्रांत नहीं हो सकती। मैं अभी जाकर देखता हूं। वे राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इनसे पूछो हम अंदर आ सकती हैं? तुम पूछो। हाँ हाँ आइए। आप लोग मेरे यहाँ आए हैं? हम विशेष रूप से तो किसी के यहाँ नहीं आई हैं, बस समझ लीजिए कि यूं ही आई हैं, ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं और यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। पहले मैं आपको परिचय दे दूं। ये है शुभश्री रंगिणी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती हैं। नाटक लिखने में भी आपकी रुचि है। और ये संगिनी, उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती हैं। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही है। और आपने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। मेरा परिचय कुछ भी नहीं। आप लोग बैठे। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं, केवल अध्ययन करने के लिए आई हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? किस स्थान को? इनका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ हम इस समय हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ क्या कहती हैं आप? प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ को आप लोग भी प्रकोष्ठ कहती हैं। और इसको? दीपक। और इसको? कुंभ। कुंभ। प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ, दीपक को दीपक और कुंभ को कुंभ। देखिए यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। स्थानीय शब्द?
जैसे पतंजलि ने लिखा है, यदवा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तदवा को तरवा। मुझे इतना ज्ञान नहीं। देखिए, हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध यहाँ के, केवल यहाँ के जीवन से हो। आपके घर और वस्त्र लगभग हमारे जैसे हैं। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? यहाँ के जीवन की विशेषता, हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। ये मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। बात वस्तुतः ये है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। आप तो समझ सकती हैं कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। किंतु इस प्रदेश में घूमकर तो हम लगभग निराश हो रही हैं। यहाँ कुछ सामग्री ही नहीं है। अच्छा, यहाँ के कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। कैसे वनस्पति? कैसे वनस्पति? कुमार संभव से। हाँ, जिसे कालिदास ने लिखा है, भास्वंती रत्नानी महौषधींश्च। ये प्रकाश छोड़ने वाली औषधियाँ कौन सी हैं? औषधियाँ प्रकाश नहीं छोड़ती। औषधियाँ प्रकाश नहीं छोड़ती? आपका अभिप्राय है कालिदास ने जो लिखा है वो मिथ्या है? उन्होंने कुछ भी मिथ्या नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है कि जाने दो संगिनी, ये यहाँ के जीवन के संबंध में विशेष कुछ भी नहीं जानती। अच्छा, आपका बहुत समय नष्ट किया, क्षमा कीजिएगा। आओ रंगिनी। आज वर्षों के अनंतर तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो वैसे ही मेघ घिरे होंगे, वैसे ही वर्षा हो रही होगी, वैसे ही वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो, मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। उज्जैनी की ओर से आने वाले व्यवसायियों से कितना अनुरोध करके मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई थी। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी, पर्वत शिखरों से घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं अपनी ये भेंट तुम्हारे हाथों पे रख दूंगी। तुमसे कहूंगी कि देखो, ये तुम्हारी नई रचना के लिए है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब भी लिखोगे, जो भी लिखोगे, मुझे अनुभव होगा कि मेरा भी कुछ है, मैं भी कहीं हूं। किंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है। मुझे विश्वास है कि मैं इस समय देवी मल्लिका के सम्मुख खड़ा। कहिए। देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। देव मातृगुप्त? देव मातृगुप्त कौन? ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कवींद्र, राजनीति निष्णात आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक, देव मातृगुप्त की राजमहिषी, गुप्त वंश दोहिता, परम विदुषी देवी प्रंगुमंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं तथा शीघ्र ही यहाँ आया चाहती हैं। हम उनके अनुचर इसकी पूर्व सूचना देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। किंतु ऋतु संहार और मेघदूत के प्रणेता तो कालिदास हैं। आप कह रहे हैं? वे गुप्त वंश की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम, क्यों न नासिक? हाँ अनुस्वार,
वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन अपेक्षित समझेंगे। आपका आदेश समझते हुए इस कार्य को अभी अपने हाथों संपन्न किए देते हैं। आओ अनुनासिक। किंतु सुनिए, मैं समझता हूँ ये आसन द्वार के निकट होना चाहिए। देवी द्वार से प्रकोष्ठ में प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। तो उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा दिया जाए। मेरे विचार से इसे 5 अंगुल उत्तर की ओर होना चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधी इस पर पड़ती। मैं तुमसे सहमत नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं। तो विवादास्पद विषय होने के कारण आसन को यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, इसे यही रहने दिया जाए। ये कुंभ, मैं समझता हूं कि एक कुंभ इस कोने में और दूसरा उसी कोने में होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये कुंभ इस प्रकोष्ठ में होने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई उत्तर नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं। तो कुंभों को भी यही रहने दिया जाए। अच्छी बात, कुंभों को भी यही रहने दिया जाए। ये वस्त्र अभी गीले हैं, इन्हें हाथ लगाना उचित नहीं। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। कौन सा प्रमाण? ये तो मुझे स्मरण नहीं। ये स्मरण है कि ऐसा प्रमाण है। हाँ, तो संदिग्ध विषय है। तब तो अवश्य संदिग्ध विषय। संदिग्ध विषय होने के नाते वस्त्रों को भी यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, वस्त्रों को भी यही रहने दिया जाए। और चूल्हे को यहाँ से अवश्य हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास के सभी भाजनों को हटा देना। इसके लिए बहुत समय चाहिए। समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। हाँ, तो तुम सहमत हो? मैं तुमसे सहमत हूँ। तो हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि चूल्हे को ना हटाया जाए। मैं समझता हूँ कि हम दोनों सहमत हैं। और तो कुछ शेष नहीं। मेरे विचार में कुछ भी शेष नहीं। क्या? ये आसन रास्ते में पड़ा है, इसे द्वार के निकट होना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। मैं तुमसे सहमत हूँ। तो इसे हटा देना चाहिए। अवश्य हटा देना चाहिए। तो हटा दो। मैं? हाँ। तुम नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई उत्तर नहीं। फिर भी पहले मैंने तुमसे कहा है। लेकिन चौकी पहले तुमने देखी है। तो हटा दो। तुम हटा दो। तो रहने दो। रहने दो। अब? हाँ, अब बस चारों ओर एक दृष्टि डालना शेष है। मेरे विचार में चारों ओर एक दृष्टि डाल ही लेनी चाहिए। अधिकारी वार, आपका कार्य पूरा हो गया। अनुस्वार? हाँ, पूरा हो गया। हो गया ना अनुनासिक? हाँ, हो गया। केवल एक दृष्टि डालना शेष है। वह दृष्टि अब रहने दीजिए। देवी प्रयंग मंजरी द्वार तक पहुंच गई है। देवी द्वार पर पहुंच गई है। चलो अनुस्वार। चलो अनुनासिक। आइए, वह इस प्रदेश की सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है, मल्लिका। आइए देवी। मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। देवी जब से आई हैं तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही हैं। तो ये है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसिनी। मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन नियोजित किया है? आर्य माते, आप जाकर विश्राम कीजिए।
अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। किंतु आपके लिए आसन। चिंता मत कीजिए, मुझे कोई असुविधा ना होगी। असुविधा तो अवश्य होगी। आप असुविधा को असुविधा न समझे यह और बात है। वास्तव में कुलीनता कहते किसे हैं? बड़े कुल की तो विशेषता यही है कि आप जाकर विश्राम कीजिए। मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मुझे थकाया? आपने? आपके कारण मैं थकूंगा? आप मुझे दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहे, मैं तो भी नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। आत्मश्लाघा नहीं करता। हमारे वंश में प्रतिभा ही नहीं, शरीर शक्ति भी बहुत है। मैं एक दिन में पशुओं के पीछे 10-10 योजन घुमा हूँ। सच कहता हूँ, मुझसे कोई पूछे तो कहूंगा संसार में सबसे कठिन कोई कार्य है तो पशुपाल का। एक पशु मार्ग से भटक जाए तो बस। देखिए, आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे। पशु? उन्हें जाकर एक बार देख लीजिए। अब मैं पशुओं की देखरेख करता हूँ? गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देखरेख? मैंने तो अपने पशु वर्षों पहले बेच दिए, और सच कहूँ तो मुझे उसमें भी लाभ ही रहा। तुम सचमुच वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। क्योंकि क्षमा कीजिए, घर पर कई कुछ बिखरा पड़ा है। मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मल्लिका, देवी के बैठने की व्यवस्था करो, नहीं देवी खड़ी ही रहेंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप चलें। यहाँ के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। चिंता करने की मुझे क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ मल्लिका है, अंबिका है, फिर भी कुछ। सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। अब बैठिए। नहीं, मैं बैठना नहीं चाहती। मैं तुम्हें और तुम्हारे इस घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने कई बार तुम्हारी और इस घर की चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे, उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है। मैं समझ नहीं पा रही किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। मेरा आतिथ्य करने की बात मत सोचो। मैं तुम्हारे पास अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था वे यहाँ ना भी आती, परंतु मैं उन्हें विशेष आग्रह के साथ लाई हूँ। चाहती थी स्वयं एक बार इस प्रदेश को देख सकूं, और इसके अतिरिक्त एक और कारण भी था। चाहती थी इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। इस प्रदेश का वातावरण? हाँ, यहाँ से बहुत दूर तक पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कितनी निर्व्याज सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा होती है। ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि कुछ दिन आप रुक जाएं। आपको असुविधा तो होगी, किंतु इस सौंदर्य के सम्मुख जीवन की सब सुविधाएं हे हैं। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। परंतु इतना अवकाश कहाँ है? इस समय कश्मीर की स्थिति इतनी संकटपूर्ण है कि हमारा वहां से एक एक दिन दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। बैठ जाओ, यहाँ पास बैठो। मैं आसन ले लेती हूँ। लगता है ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं ये? कालिदास की। अब वे मात्र गुप्त के नाम से जाने जाते हैं।
उनकी रचनाएं यहाँ भी उपलब्ध हैं? ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। मैं समझ सकती हूँ। उनसे जान चुकी हूँ कि शैशव से ही तुम उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। वे भी जब तक यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं। इसीलिए राजनीति का कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है, इसमें एक एक क्षण का महत्व है। मेरा समय इसी आयास में व्यतीत होता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे ना हट जाए। बहुत परिश्रम साध्य जीवन है ये। तुम ऐसा नहीं समझती? मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। बैठी रहो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। ये इसीलिए कि उनको अभाव का अनुभव ना हो। मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। हम यहाँ जैसे घरों का भी वहां निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा और यहाँ के कुछ अनाथ बच्चों को वहां ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। देख रही हूं तुम्हारे घर की बहुत जर्जर स्थिति है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। तुम चाहो तो इस कार्य के लिए मैं आदेश दे जाऊंगी। आप बहुत उदार हैं, किंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है। फिर भी मैं चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए, क्योंकि उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर से भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने एक नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। खेद है कि कार्य निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ न रुक सकूंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मैं? हाँ, इसमें बाधा ही क्या है? तुम यहाँ किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं। मेरी माँ यहाँ है। ये कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ की भी साथ जाने की व्यवस्था हो सकती है। तुम वहां मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी। क्षमा कीजिएगा, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने के पूर्व राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। तुमने उन दोनों को देखा है? देखा है। तुम उन दोनों में से जिस किसी को अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे विवाह की। देवी, संभवतः तुम उन दोनों में से किसी को अपने योग्य नहीं समझती। परंतु राज्य में 2 ही नहीं और अनेकानेक अधिकारी हैं। तुम जिस किसी से चाहो उसी के साथ। इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। क्यों? तुम्हारे मन में ये कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो?
नहीं, इसके मन में ये कल्पना नहीं है, इसके मन में ये कल्पना नहीं है, क्योंकि ये भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में तुम मुझ क्यों आए? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो चलकर लेट जाओ। मैं किसी अभ्यागत से बात भी नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत जाते हैं। मेरे लिए ये घर अब घर नहीं, एक काल कोठरी है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ। और तुम चाहती हो कि मैं किसी से बात भी ना करूं? किंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। तुम्हारी अपेक्षा में फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। ये घर सदा से इस अवस्था में नहीं है राजवधु। जब मेरे हाथ चलते थे, मैं प्रतिदिन इसे लीपती बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस प्रकार गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी यहाँ गिरी टूटी सी पड़ी रहती है। ये इसलिए देख रही हूँ घर की अवस्था कुछ अच्छी नहीं है। मल्लिका साथ चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब भी जो कुछ संभव है मैं अवश्य कर जाऊंगी। मैं स्थपतियों को आदेश दूंगी कि इस घर को गिराकर। ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। मैं तुम्हारी ही सुविधा के लिए कह रही थी। तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अवश्य कर सकूं। परंतु राजवधु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। मैं बताना चाहती थी कि हम लोग मैं आपके कष्ट को समझ रही हूँ कि जो कुछ सहायता संभव हो सकेगी अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए लो, मेरे दूध की पंक्तियां पढ़ो। इन्हीं में न कहती थी कि उसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है। उस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। आज वो तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, जो नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तो उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा सौभाग्य हमें और क्या चाहिए। राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए और कोई कैसे उत्तरदायी है? किंतु उसके यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निस्संदेह वो उस किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आए। माँ, आज वो प्रभु है, उसके पास संपदा है। उस प्रभुता और संपदा का परिचय देने के लिए इससे अच्छा उपाय और क्या हो सकता था? परंतु माँ कुछ नहीं समझते। माँ कुछ नहीं जानते। माँ भावनाओं की गहराई तक नहीं जाते।
इस प्रकार क्षुब्ध क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ये अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा सकता। चलो चलो, मैं स्वयं चलकर ग्राम भर में सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख कितना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के स्थपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। बैठ जाओ अंबिका। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए अनेक प्रकार की सामग्री जुटानी है। अतिथि यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर अब बहुत मूल्यवान समझे जाते हैं। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम। ये और बात है कि किसी ने उनका मूल्य समझा नहीं। तो जाकर तुम भी क्यों नहीं बटोर लेती? संभव है कि फिर लोग पत्थर शेष न रहने दे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार न रहे। ग्राम में आज चारों ओर बहुत उत्साह है। ग्रामवासी अतिथियों के लिए अनेक प्रकार की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उनकी भोज्य सामग्री में संभवतः कुछ हरण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर उपलब्ध किए जा रहे हैं। ये सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, किंतु इंद्रवर्मा और विष्णुदत्त को स्वयं राजकन्या ने आदेश दिया। इस आदेश का कुछ और अर्थ हो सकता है। और अर्थ? क्या राजकन्या हरण शावकों से खेला करेगी? ये राजधानी से आए कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे। ये भी एक हृदयग्राही विषय है कि राजधानी से आए हुए कलाकार यहाँ की प्रत्येक वस्तु की अनुकृति बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़, कोई पत्ता, कोई तिनका तक शेष न रहेगा जिसकी वो अनुकृति बनाकर न ले जाएंगे। इसका भी कुछ अपना अर्थ हो सकता है। मैं कब कहता हूं कि इसका अर्थ नहीं है? अर्थ बहुत स्पष्ट है। वो यहाँ की प्रत्येक वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस विचित्र को यहाँ से ले जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, ये घर, ये सारे ग्राम प्रांतर उनके लिए विचित्रता के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूं कि जो जहां विचित्र नहीं है वहां भी विचित्र देख लेती हैं। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी ही छाया की अनुकृति बनाते देखा है। यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छायाएं अवश्य और सी लगती होंगी। वो कौन से राक्षसी थे जो जिस किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी? मैं चाहती हूँ कि मैं भी वो राक्षसी होती और आज मैं भी तुमसे कहा है माँ, बात मत करो। आर्य विलोम, इस समय माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें विश्राम करने दीजिए। हाँ, अंबिका को अंदर ले जाओ। मैं तो उत्सव की सूचना मात्र देने के लिए आया था। आश्चर्य है, स्वयं कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा क्योंकि वो जानता है कि अंबिका भी जीवित है। किंतु मैं समझता हूँ वो एक बार आएगा अवश्य। उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध सूत्र को ऐसे नहीं तोड़ देता, और विशेष रूप से वो जिसे एक कवि का भावुक हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका? उसे एक बार आना नहीं चाहिए? मैंने आपसे कहा है आर्य विलोम कि माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन अस्थिर होता है। मेरी बातों से अंबिका का मन अस्थिर होता है? वो जानती है उनका मन किन कारणों से अस्थिर होता है।
मैं भी उन कारणों को समझता हूं, इसीलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में दबी रहती हैं मैं मुखर होकर कह देता हूं। तुम्हें मेरी उपस्थिति अखर रही है, मैं जानता हूं, परंतु मैं कुछ ही क्षण और यहां रुकना चाहता हूं। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते हुए देख रहा हूं। संभव है वो इस बार कुछ देर के लिए यहां रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूंगा। मेरी उससे बहुत पुरानी मित्रता है। उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप उनसे मिलना चाहें तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं है। किंतु ये स्थान ही क्या बुरा है? उसके जाने के पूर्व भी हम यही मिले थे। वर्षों के अनंतर उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा ना? मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ आर्य विलोम कि आप इस समय यहाँ ठहरने का हट ना करें। ये मेरा घर है, मैं नहीं चाहती आप इस समय मेरे घर में हो। माँ इनसे कहो यहाँ से चले जाए। मैं नहीं चाहती इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। मैं आपसे कह रही हूँ आर्य विलोम, आप चले जाए। आप नहीं जानते कि चला जाता हूं। क्यों अंबिका, मेरे यहां रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वो आता तो मुझे आश्चर्य होता। अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं। मुझे तो प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। किंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी, अपनी मित्रता पर भरोसा भी था, अब नहीं रहा। संभव है ये मित्रता एक ओर से ही थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा, और फिर समान से समान की मित्रता होती है। मैं आपसे फिर कह रही हूँ आर्य विलोम कि आप यहाँ इस समय यहाँ से चले जाइए, अन्यथा वास्तव में यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा? अच्छा अंबिका, मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है। जहां तक संभव हो घृत और मधु का सेवन किया करो। मैंने अभी दिन नया मधु निकाला है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। ऐसा? फिर भी यदि मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना।
मल्लिका अब भी रोती हो? उसके लिए उस व्यक्ति के लिए जिसने उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो माँ।